वेलकम दोस्तों। मैं हूं अडकोड जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति के ऊपर 498A का केस कर देती है और वो केस पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट में फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पति पत्नी से कौन कौन से सवाल कर सकता है या फिर पति के वकील कौन कौन से सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि पत्नी से कौन से सवाल करे जिससे पत्नी खुद उस जाल के अंदर फंस जाए कि उसने झूठे एलिगेशन लगाए हैं या फिर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं। तो इस जरिए से पत्नी खुद ही खुद के जाल के अंदर फंस जाएगी। तो उससे कौन कौन से सवाल करने हैं, कैसे सवाल करने हैं, एक एडवोकेट होने के नाते मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो है। तो इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और लोगों के भी ये वीडियो काम आएगा, इसलिए इसको ज़रूर आपको शेयर करना है। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि जो 161 के बयान होते हैं, जो एफआईआर होती है और चार्जशीट होती है, इन सभी को बारीकी से आपको पढ़ना है और उसमें से वो फॉल्ट पॉइंट, वो फॉल्स एलिगेशन जो भी उसमें आपको नज़र आए, उनके ऊपर आपको टिक कर लेना है कि ये फॉल्स एलिगेशन है, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे फिर आपको उसके एविडेंस कलेक्ट करने हैं, जो भी फॉल्स एलिगेशन आपको दिखे उसके एविडेंस कलेक्ट करने हैं और उन फॉल्स एलिगेशन में ही वो पॉइंट ढूंढने हैं आपको कि किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन करने हैं। किससे? पत्नी से। तो यहाँ पे ये बातें आपको नोट करनी है। इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 161 का बयान। जो 161 का बयान पत्नी का होता है पुलिस के सामने, तो उस 161 का जो बयान है उसको यहाँ पे बारीकी से पढ़ना है। उसमें आपको कई पॉइंट मिलेंगे, उसके बेस के आधार पे फिर आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, जिससे क्या है कि वो खुद उस जाल के अंदर फंस जाएगी। यहाँ पे वो 161 में और कुछ बोली है और वहाँ पे वो और कुछ बोलेगी। यहाँ पे उसने एफआईआर में और कुछ लिखवाया है, चार्जशीट में और कुछ लिख के दिया है पुलिस ने। यानी कि चार्जशीट भी उसके बेस के आधार पे ही तो बनी है, वो जैसे जैसे जो जो घटनाएं उसने बताई उसके आधार पे चार्जशीट बनी है। तो यहाँ पे उसमें अलग बातें हैं और वहाँ पे और कोई बातें सामने आती है जब उससे आप क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मतलब मैनेज करना है आपके जो भी क्वेश्चन है उनको, कि किस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पे माइंड सेट पहले ही आपको कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि देखो आमतौर पे क्या लिखा हुआ होता है उस एफआईआर है चार्जशीट के अंदर, कि जो भी वो बातें लिखवाती है पत्नी पत्नी साइड से, तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि जो पति है, पति के जो माता पिता हैं या फिर जो रिश्तेदार हैं, इन सभी ने मिलके मेरे से डोहरी की मांग की है, मेरे साथ मारपीट की है और हमारे से मतलब इतने पैसे वगैरह लिए हैं, हमने इनको शादी के अंदर इतने रुपए दिए हैं, इतने रुपए जैसे 40 लाख दिए हैं, 50 लाख दिए हैं, ऐसे भी वो लिखवा देती है। या फिर बाद में क्या हुआ, हमारा रिश्ता बिगड़ा, इन्होंने हमारी जो ज्वेलरी वगैरह है उन सभी को रख लिए हैं और मुझे धक्का दे के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो ये आमतौर पे ये बातें उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो इन बातों को आपको नोट करना है क्योंकि फॉल्स यहाँ पे नज़र आ रही है। आप सभी को पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हर मैटर के अंदर यही बातें लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे उन बातों को यहाँ पे नोट करना है और उन बातों के ऊपर ही आपको उससे क्वेश्चन करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? उन बातों के ऊपर ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये डिटेल वाइज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पर प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो फिर मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पे उस तरीके से आपको आइडिया लगा लेना है। और भी कोई बातें हो तो उस आधार पे आप उनसे मतलब क्वेश्चन निकाल सकते हैं और पत्नी से क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, जो मैंने बातें बताई कि ऐसी ऐसी बातें उस एफआईआर के अंदर होती है, 161 के बयान के अंदर होती है। तो उन बातों से जैसे ये क्वेश्चन बनता है, पत्नी से आप ऐसे पूछ सकते हो कि यस नो में आपको क्वेश्चन करवाना है या क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि यह तो सही है कि आपने शादी के अंदर 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, ये सवाल करना है पत्नी से। तो फिर जवाब आएगा यस, यस बोलेगी वो वहाँ पे। तो जब वो यस बोलती है तो फिर अगला क्वेश्चन आपको ये करना है कि आपने ये 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो ये आए कहाँ से हैं इतने रुपए, ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि इतने रुपए आपके पास में कहाँ से आए हैं। तो फिर उसका जवाब होगा कि हमने प्रॉपर्टी बेची है या फिर हमारी ये सेविंग थी। तो यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है कि प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी बेची है आपने। तो उसका मतलब स्टेटमेंट हमें दीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन सी नहीं थी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं क्या, ये पूछिए अगला क्वेश्चन। तो फिर वो बोलेगी नहीं, क्योंकि वो फॉल्स एलिगेशन है उसका। तो यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसके पास में, तो यहाँ पे देखो रॉन्ग बात सामने आएगी और यहाँ पे वो फंस जाएगी। या फिर वो प्रॉपर्टी की बात नहीं बोलती है, वो बोलती है कि ये हमारी सेविंग थी, हमने ये पैसे इकट्ठे किए थे। तो फिर आपको क्वेश्चन करना है कि सेविंग थी तो ये बैंक के अंदर होंगे पैसे, कहीं एफडी वगैरह करवा रखे होंगे, तो उसकी हमें डिटेल बताइए, कौन से अकाउंट में थी, क्या इसका आपने कुछ एविडेंस प्रूफ वगैरह लगाया है क्या। तो फिर वो बोलेगी नहीं, क्योंकि ये फॉल्स है, इतने रुपए वो खर्च ही नहीं कर सकती है शादी के अंदर, क्योंकि उन्होंने क्या बढ़ा चढ़ा के ये रकम उसमें लिखी है और इतना कुछ भी नहीं, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये झूठ पकड़ में आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे ना, तो यहाँ पे वो पूरी तरह से फंसती हुई नजर आएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे वो उसमें लिखवाती है कि इन्होंने मेरी ज्वेलरी वगैरह रख ली, हमने इतनी ज्वेलरी वगैरह शादी के अंदर दी थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है कि यह तो सही है ना कि आपने शादी के अंदर ज्वेलरी दी थी। तो बोलेगी हाँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि उस ज्वेलरी के बिल दिखाओ, क्या आपने उस ज्वेलरी के बिल लगाए हैं। तो बोलेगी नहीं, क्योंकि वो ज्वेलरी के उसके पास में बिल वगैरह होंगे ही नहीं, है ना। और अगर बिल भी हैं उसके पास में, तो उसके पास में क्या प्रूफ है कि उसके पति ने उसकी ज्वेलरी को रख लिया है या फिर उसके सास ससुर ने उसकी ज्वेलरी को रख लिया है, क्या प्रूफ है उसके पास में, क्या उसने कुछ प्रूफ लगाया है वहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे सरासर गलत मानी जाएगी, झूठी मानी जाएगी, क्योंकि उसके पास में किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं है। अगर बिल भी है तो बिल में उसकी जीएसटी को देखिए और उसके बिल को चेक कीजिए कि उसके बिल कोई मतलब गलत तो नहीं बनाए हुए हैं, झूठे तो नहीं बनाए हुए हैं, यहाँ पे उनका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से वो फंसती हुई नजर आएगी और यहाँ पे वो गलत साबित होगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वो उसमें ये भी लिखवाती है कि मेरे साथ में मारपीट वगैरह की है, ये मेरे रिश्तेदार यानी कि जो सास ससुर है उन्होंने मारपीट की है, ननद ने मारपीट की है। तो यहाँ पे उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि आपके साथ में मारपीट हुई है तो क्या आपने ये शिकायत पुलिस के अंदर दर्ज करवाई है। जब उसके साथ में मारपीट ही नहीं हुई है तो यहाँ पे वो बोलेगी नहीं, क्योंकि उसके साथ में मारपीट ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी देखो ये रॉन्ग बात सामने आएगी और वो फंसती हुई नजर आएगी। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब उससे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मारपीट हुई है तो कोई से मतलब पर्ची वगैरह बनी होगी, मेडिकल वगैरह की, चोट वगैरह आई होगी, उसका कुछ मेडिकल होगा। तो यहाँ पे आपने कुछ एविडेंस के अंदर लगाया है कि नहीं लगाया है, ये बात क्लियर कीजिए यहाँ पे। तो बोलेगी कि नहीं, क्योंकि ये पूरी पूरी रॉन्ग बात है जो उसने दर्ज करवाई है। तो यहाँ पे वो फंसती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके पास में इन बातों के कुछ एविडेंस ही नहीं होंगे। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन करने हैं जिससे वो खुद ही खुद के जाल के अंदर फंस जाएगी और यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में फंसती हुई नजर आएगी। अब अगला क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, जैसे आपके रिश्तेदारों के नाम है, रिश्तेदारों के नाम है तो रिश्तेदारों के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या ये रिश्तेदार जिन्होंने मतलब उनका नाम लेके क्या ये वहाँ पे उस घटना स्थल के ऊपर मौजूद थे। तो बोलेगी कि हाँ। तो बताइए कौन सी डेट को थे, किस टाइम के ऊपर थे।
तो उस डेट और टाइम का आप स्टेटमेंट उनका निकालिए कि वो कहाँ पे थे, तो फिर पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे थे ही नहीं। तो यहाँ पे भी ये रॉन्ग बात सामने आएगी। या फिर वो लिखवाते कि रिश्तेदारों ने भी मारपीट की, ये भी वहीं पे थे। तो यहाँ पे उससे फिर ये भी क्वेश्चन कीजिए कि मारपीट कौन सी जगह पे हुई, कब हुई, कौन से टाइम पे हुई। ये ऐसे क्वेश्चन कीजिए आप उससे, तो यहाँ पे वो बता नहीं पाएगी कौन से टाइम पे कब हुई, क्यों हुई। तो यहाँ पे ये बातें अगर वो बोलती हुई है कि इस टाइम पे हुई, ये हुई, तो यहाँ पे वो 161 के बयान के अंदर ये टाइमिंग वगैरह ये नहीं दे पाएगी वो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन ही नहीं करवाया है, ये लिखवाया ही नहीं है टाइम वगैरह। तो यहाँ पे देखो फंसती हुई नजर आएगी पूरी तरीके से। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन करने हैं, माइंड से सेट कर लेने हैं, पहले पहले ही जो भी क्वेश्चन करने हैं वो पहले ही सोच समझ लेने हैं और फिर बाद में क्वेश्चन करने हैं। तो 161 के बयान के आधार पे, एफआईआर के आधार पे, चार्जशीट के आधार पे उससे घुमा फिरा के क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक मौका होता है उससे सवाल जवाब करने का, जिसमें वो पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ जाएगी। क्योंकि उसने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, झूठा आरोप लगाया है, इसलिए वो खुद की खुद फंस जाएगी और यहाँ पे फिर वो फंसती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल आपका केस वहीं भी खारिज हो सकता है और यहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाएगी और पनिशमेंट उसी को मिलेगी। तो ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोग को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।